हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। इकोनॉमी का यह 5th लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे धारणीय विकास के बारे में, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कहते हैं इंग्लिश में। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन इस शब्द का असली मीनिंग क्या है वो जानना ज़रूरी है। हालांकि एग्जाम में पूछा जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सामान्य भाषा में देखें तो भावी पीढ़ियों को आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो हम इस समय डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें इस पॉइंट को ध्यान रखें कि ये संसाधन भावी पीढ़ियों को मिल सकें। ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को और समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए फ्लाईओवर बनाते हैं हम लोग, सड़कें बनाते हैं हम लोग, विभिन्न चीज़ें बनाते हैं। ऐसे में जो इस तरीके से सड़कें बने, इस तरीके से फ्लाईओवर बने कि कम से कम पेड़ों का दोहन हो, कम से कम पेड़ टूटें या कम से कम वन क्षेत्र नष्ट किया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वन क्षेत्र बचे। वन क्षेत्र के कारण मिट्टी बचेगी, वन क्षेत्र के कारण जीव जंतुओं की प्रजातियां बचेंगी और ये पर्यावरण स्थिर रहेगा, यहाँ पर अस्थिरता नहीं आएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, और सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि लिखी हुई परिभाषा कहाँ है तो ये लिखी हुई है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसको भी देख लीजिए। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना धारणीय विकास कहलाता है। यह संसाधनों के उपयोग का आदर्श मॉडल है जो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देता है। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 30 गोल हैं, वहाँ से भी यूपीपीएससी में क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीडीपी में शामिल क्या क्या है। जीडीपी के बारे में पूछा जाता है तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो जीडीपी में क्या शामिल होता है। नए भवन का निर्माण, नियोक्ता और कर्मचारियों को दिया गया किराया मुक्त मकान, भारतीयों द्वारा विदेशियों से लिया गया मकान का किराया, नियोक्ता द्वारा मुक्त दी गई मेडिकल सुविधा, भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में किए गए विनिवेश से लाभ, टिकाऊ वस्तुओं की खरीदारी पर व्यय, किसी भारतीय बैंक की विदेशी शाखा द्वारा प्राप्त आय, सेकेंड हैंड गुड्स विक्रय से प्राप्त कमीशन। सेकेंड हैंड गुड्स विक्रय से प्राप्त कमीशन, किसी भारतीय को विदेशी कंपनी में शेयर खरीदने से प्राप्त लाभांश, किसी डॉक्टर द्वारा स्वयं की क्लिनिक से प्राप्त आय। और ये जब लिस्ट और बनाएंगे तो इस लिस्ट में 20 पॉइंट और जुड़ जाएंगे, लेकिन ये 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी में क्या शामिल है या जीडीपी में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो दोनों मैंने वो लिस्ट बना दी है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने, जैसे जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं है। लॉटरी प्राइस शामिल नहीं है, विदेशी बैंक द्वारा भारत से प्राप्त किया गया लाभ शामिल नहीं होगा, पेंशन शामिल नहीं होती, किसी उत्पादन गृह द्वारा किया गया विज्ञापन पर खर्च शामिल नहीं होता, किसी फर्म से खरीदा गया कच्चा माल शामिल नहीं होता है। तो ये आप याद रखेंगे क्या क्या जीडीपी में शामिल होता है और क्या क्या जीडीपी में शामिल नहीं होता है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समयावधि में वस्तुओं व सेवाओं में कालावधि में होने वाली मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको एक बार समझ लीजिए कि अगर एक निश्चित टाइम पीरियड ले लिया, उसमें जो वस्तुओं और सेवाओं की केवल टाइम पीरियड के कारण कोई और क्वालिटी नहीं बढ़ी है, मूल्य वृद्धि हुई है, तो वो मुद्रास्फीति कहलाएगी। अब जैसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मूल्य के जो मुद्रा का मूल्य है उसका ह्रास जब होता है तो वो किस दर से ह्रास हो रही है उसे भी मुद्रास्फीति के तहत देख सकते हैं, उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अपोजिट या ये कहिए एक दूसरे के पोल के रूप में कार्य करते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, अगर कल एक टॉफ़ी जो थी वो 50 पैसे की आ रही थी और मतलब आज से 7-8 साल बाद वो 1 रुपये की आ रही है। 7-8 साल पहले 50 पैसे की आती थी और आज 1 रुपये की आ रही है, तो इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे कि अब 1 रुपये में वो टॉफ़ी हम खरीद पा रहे हैं, तब 50 पैसे में खरीद पा रहे थे। ना तो टॉफ़ी बदली, ना रैपर बदला, ना टेस्ट बदला, ना कोई क्वालिटी इनहेंस हुई, लेकिन उसका रेट बदल गया। ये किसका परिणाम है, ये मुद्रास्फीति या महंगाई का परिणाम है। हालांकि महंगाई कहना अलग चीज़ हो जाएगी। मुद्रास्फीति 2 तरीके से होती है, हालांकि और भी तरीके से होती है, लेकिन 2 मेन तरीके हैं। एक तो मांग जन्य मुद्रास्फीति होती है, मांग बढ़ने के कारण किसी चीज़ के रेट बढ़ जाए। एक लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है, लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए तो वो लागत जन्य मुद्रास्फीति है। जैसे मजदूरी बढ़ जाए,
ठीक है। मजदूरों ने अपना जो रेट है वो बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए टॉफ़ी है, टॉफ़ी के मजदूर आज से जब 10 साल पहले आप 50 पैसे की खरीदते थे तो जहाँ वहाँ जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति था वो पर डे 100 रुपये लेता था, लेकिन आज वो पर डे 300 रुपये पर काम कर रहा है। 300 रुपये से कम पे मजदूर नहीं मिल रहा। तो अब वो एक तरीके से लागत बढ़ गई ना। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि हो जाए, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार द्वारा इंक्रीज कर दिया जाए, या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाए, टॉफ़ी जिस चीनी से बन रही है उसके ही रेट बढ़ गए, तो इस तरीके से लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है। लागत जन्य जो मुद्रास्फीति होती है ये सामान्यतः नियंत्रित नहीं होती। मांग जन्य मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। मांग जन्य मुद्रास्फीति को देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, आपको मुद्रास्फीति हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, या जीडीपी हो गया, ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन समझा इसलिए दे रहा हूँ कि ना केवल एपीओ के लिए बल्कि आगे पीसीएसजे के लिए और आगे के कई एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आपने सही से समझ लिया। कई बच्चे समझ रहे हैं, आप भी समझिए अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देख लेते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है। यदि आपूर्ति के सापेक्ष मांग में वृद्धि होने के कारण मूल्य वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए 100 टॉफी बिक रही हैं, ठीक है, और 100 बच्चे टॉफ़ी ले जाते हैं, 100 टॉफ़ी एक दुकान पर बिकती हैं। अब टॉफ़ी इतनी अच्छी आ गई कि वहाँ पर 250-300 बच्चे आने लगे उस टॉफ़ी को लेने, लेकिन टॉफ़ी की डिमांड वो सप्लाई जो है वो 100 ही हो पाती है। तो दुकानदार ने क्या किया, जो 1 रुपये की टॉफ़ी थी वो 2 रुपये की कर दी, और 2 रुपये पर भी लोग खरीद रहे क्योंकि डिमांड है और सप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसी कंडीशन है तो वो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसी स्फीति कैसे होती है, उत्पादन के सापेक्ष जनसंख्या बढ़ जाए तो मांग जन्य मुद्रास्फीति होती है ना। उत्पादन के सब सापेक्ष मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, अगर मुद्रा में वृद्धि हो जाए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो भी मुद्रा जन्य स्फीति कहलाती है, मांग जन्य स्फीति कहलाती है, ठीक है। आय के सापेक्ष सरकार द्वारा किया गया उच्चतर व्यय हो जाए, या किसी प्रकार से अवैध रूप से आय में वृद्धि हो जाए। अब मुद्रास्फीति किस किस प्रकार की होती है। एक होती है अदृश्य मुद्रास्फीति, एक होती है खुली हुई मुद्रास्फीति, एक होती है दबी हुई मुद्रास्फीति, एक होती है आयतित मुद्रास्फीति। आपको इस सब में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत कम चांस है कि अंदर से क्वेश्चन बनाए लागत जन मुद्रास्फीति क्या होती है या मांग जन मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ सकते हैं मुद्रास्फीति के निम्न में से कौन से सबसे प्रबल प्रकार हैं, तो आप दोनों याद रखिएगा, मांग जन और लागत जन, ठीक है। एक होती है मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऐसी स्थिति होती है जब स्फीति भी है और मंदी भी है। स्फीति और मंदी दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से विरोधाभासी है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है इसमें अर्थव्यवस्था उच्च स्फीति में होती है और उच्च बेरोजगारी से ग्रसित होने के कारण मंदी आ जाती है। सरकार के लिए इस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के परस्पर विरोधी अवयव एक साथ सक्रिय होते हैं, ठीक है। ज़्यादा आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिएगा। अब मुद्रास्फीति किस किस कारण से होती है, कौन कौन से ऐसे अस्थायी कारक हैं या स्थायी कारक हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मुद्रास्फीति के अस्थायी कारक हैं, बाढ़ आ जाए। मान लीजिए एक एरिया में बाढ़ आ गई, वहाँ चीज़ों के रेट अचानक से बढ़ गए, सूखा हो जाए, है ना, युद्ध शुरू हो जाए, चक्रवात आ जाए, या अन्य कोई आपदा आ जाए, या कोई अफवाह फैल जाए, तो ये मुद्रास्फीति जो है वो अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। ये अस्थायी रूप से, अगर मजदूरी में वृद्धि हुई है तो स्थायी रूप से बढ़ेगी, परिवहन में वृद्धि हो गई है तो भी स्थायी रूप से बढ़ेगी, और पूंजी में व्यय हो गई है, मान लीजिए जो पूंजी लगानी थी उसमें बढ़ गई है तो भी स्थायी रूप से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो स्थायी और अस्थायी घटक में अंतर पूछ सकते हैं और दे सकते हैं कौन सा स्थायी घटक है कौन सा अस्थायी घटक है। महंगाई के क्या क्या प्रभाव होते हैं, एक तो उत्पादक को लाभ होता है क्योंकि उसको तो ज़्यादा मिल रहा है पैसा, और उपभोक्ता को क्या होती है, हानि होती है। ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है, ठीक है, क्योंकि ऋणी तो उस पैसे को लेके उससे पैसा ज़्यादा बना रहा है और ऋणदाता को एक निश्चित परसेंटेज पर ब्याज मिलेगा, तो ऋणदाता को हानि हुई कि नहीं हुई। शेयर धारक को लाभ होता है और ऋणपत्र धारक को हानि होती है। जो शेयर धारक होते हैं, चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो कंपनी के शेयर भी बढ़ेंगे, है ना, लेकिन ऋणपत्र पे तो उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे रेट बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शेयर का प्राइस कहीं भी चला जाए। तो ऋणपत्र धारक को तो हानि है और शेयर धारक को क्या है, लाभ होता है। श्रमिक वर्ग को लाभ होता है और वेतनभोगी को हानि होती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है क्योंकि इंक्रीजमेंट उसी अकॉर्डिंग लगा दिए जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो श्रमिक वर्ग है वो उसका तुरंत महंगाई का तुरंत प्रभाव उस पर पड़ता है, उसके तुरंत पैसे बढ़ते हैं, जबकि वेतनभोगी को हानि होती है, वेतनभोगी के पैसे तुरंत नहीं बढ़ते। आपात पर प्रभाव, आयात घटेगा क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने से आयात घट जाता है क्योंकि चीज़ों लेने की क्षमता लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। अब आ जाइए महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई पर नियंत्रण करने के कई उपाय हैं। मौद्रिक उपाय है,
कुछ वित्तीय उपाय हैं और कुछ प्रशासनिक उपाय हैं। मौद्रिक उपाय मतलब मौद्रिक नीतियों में कुछ परिवर्तन किया जाए, या तो तरलता नियंत्रण की जाए, है ना, मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया जाए, जैसा कि आप लोग एक बार डिमोनेटाइजेशन होते हुए देख चुके हैं, या फिर साख नियंत्रण कर लिया जाए। ये सभी तरीके हैं मौद्रिक उपाय के। वित्तीय उपाय क्या क्या है, काय के पढ़ रहे हैं हम लोग, महंगाई पर नियंत्रण के। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वित्तीय निम्न में से कौन सा वित्तीय उपाय कर सकते हैं, या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मुद्रा महंगाई ये होती है, और दूसरे में दे दिया कि इसका ये वित्तीय उपाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सरकार द्वारा अनावश्यक उपयोग, प्रकृति के व्यय को कम करना तथा वांछित उत्पादक निवेश को बढ़ावा देना, ये वित्तीय उपाय। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना वित्तीय उपाय है मुद्रास्फीति महंगाई का। अप्रत्यक्ष कर में भी कमी करना। सार्वजनिक ऋणों के भुगतान को टालना जब तक मुद्रास्फीति कम ना हो, है ना। आकर्षक बचत योजना घोषित करना, जिससे लोग पैसा डालें और पैसा खर्च ना करें और मुद्रास्फीति कम हो जाए। प्रशासनिक उपाय क्या है, जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण प्राप्त करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करना, इसमें आवश्यक वस्तुओं को शामिल करना और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये एक तरीके हो गए मुद्रास्फीति, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मुद्रा जब बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य जो होता है कम होता है। अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य स्तर में गिरावट की स्थिति में अवस्थिति कहलाती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम होने लगता है। अगर मुद्रा का मूल्य बढ़े और वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम हो तो इसको क्या कहते हैं, अविस्फीति। ठीक है, यदि मांग के सापेक्ष आपूर्ति अधिक हो गई तो अविस्फीति आ सकती है। यदि सरकार कानूनी उपाय द्वारा कीमतों को कम करे, यदि उत्पादों के मध्य प्रतिस्पर्धा अधिक हो तो मुद्रा अविस्फीति आ सकती है। मुद्रा संस्फीति क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति होती है, अर्थात कीमतें समान कीमत स्तर से बहुत नीचे चली जाती हैं, तब सरकार जानबूझकर मुद्रा संस्फीति का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत करों की दरों में कमी तथा ब्याज दरों को कम करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप एक तरफ घटी हुई कीमतें बढ़कर सामान्य कीमत स्तर पर आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, अर्थव्यवस्था समृद्धि के स्तर पर गतिशील हो जाती है। इसको पूरा समझने का आपको जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात है कि जब ऐसी कंडीशन आती है मुद्रा संस्फीति की, तो क्या होता है कि जो दरें होती हैं, इसके अंतर्गत करों की जो दर होती है उनको कम कर दिया जाता है, ब्याज दरों को कम कर दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है, ताकि लोग ज़्यादा खर्च करें और जो ये सुस्ती आ गई है, जो मंदी आ गई है, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स WPI की फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जा सकती है, तो ये होता है होल प्राइस इंडेक्स, या इसको कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष एक बार देखना पड़ेगा, नेट से आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं मैं ही कमेंट बॉक्स में चेक करके बताऊंगा। 2011-12 आया, अगर बदला नहीं गया है तो। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है कि थोक बाजार में जो निश्चित वस्तुएं होती हैं उनमें होने वाले परिवर्तन को नापने के लिए एक सूचकांक बनाया गया है, वो थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। आप कैसे नापते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के रेट उसमें लिखे जाते हैं डे प्रतिदिन, और एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप के अनुसार फिर उसको नाप लेते हैं। तो ये WPI का जो शीर्षक है, आंकड़ों का संग्रह है, वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन किया जाता है। ठीक है, और इसमें WPI का जो नया तरीका अपनाया जा रहा है, ये 14 दिसंबर 2010 को एक प्रोफेसर अवजीत सेन अर्थशास्त्री, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर ये अपनाया जा रहा है। और हर मुद्रास्फीति का आकलन जो है वो मासिक आधार पर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कंज्यूमर है वो किस प्राइस पे चीज़ें खरीद रहा है, क्या प्राइस पे मिल रही हैं चीज़ें, उसके बारे में इंडेक्स बनाया जाता है। और आंकड़ों का संकलन कौन करता है, श्रम व रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो। देखिए, इस तरीके के जो पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ उनको जरूर तैयार कर लिया कीजिए। इसी पॉइंट से, जो पॉइंट अभी आप पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट से UPSC में इस बार क्वेश्चन बना था कि CPI कौन कलेक्ट करता है, तो श्रम व रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो जो है वो CPI के आंकड़े कलेक्ट करता है। CPI कई टाइप से होती है, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होता है, ठीक है, मैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स मैन होता है, एक WPI होती है, एक CPI होती है। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स में इंडस्ट्रियल लेबर का अलग होता है, इसको CPI IW कहते हैं। CPI 4NME क्या कहता है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, है ना, तो ये अलग होता है। इसके आंकड़े कौन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CSO द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी आंकड़े भारत में सेवा क्षेत्र में काम कर रही विदेशी कंपनी कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है। CPI
एग्रीकल्चर लेबर के बारे में श्रम ब्यूरो गठित करता है, और CPIRL रिटेल लेबर के बारे में भी श्रम ब्यूरो द्वारा होता है। इसके आधार पर ग्रामीण निर्धनता का निर्धारण होता है, इसके आधार पर ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी का निर्धारण होता है। ये सभी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, इसमें प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, उनकी जो वेटेज होता है वो 22.62% होता है, और नंबर ऑफ कम्युनिटी कितनी है 117। ईंधन व विद्युत जो होती है वो 16 होती हैं, और परसेंटेज कितना है 13.15%। ठीक है, और विनिर्मित उत्पाद 564 होते हैं, जिनका परसेंटेज कितना है 64.97%। तो इस तरीके से 697 आइटम होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, जो 100% मिलकर बनते हैं, और ये 697 आइटमों के जो मूल्य हैं वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ऊपर नीचे ले जाते हैं। इसमें आइटम घटाए बढ़ाए जाते रहते हैं। अब आ जाइए मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक भेदभाव रहित होती है, इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और एक डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें भेदभाव किया जाता है। तो भेदभाव रहित इनडायरेक्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें SLR होती है, इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, CRR होती है, कैश रिजर्व रेशियो। ये बताएंगे हम आपको कि सब क्या होता है। BR बैंक रेट, RRR रिजर्व रेपो रेट, RR रेपो रेट, और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। भेदभाव रहित विभेदक ब्याज दर पर DRI। ठीक है, डाउन पेमेंट, मोरल प्रेशर, प्राइमरी सेक्टर में अगर 10 से कम संख्या है, 10 से कम शाखा है तो 32%, और अलग अलग होती है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, भेदभाव रहित और भेदभाव सहित। बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पेश हुंडियों की पुनर्कटौती या पुनर्बट्टा करता है, बैंक दर कहलाती है। व्यवहार्यता है बैंक दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बस इतनी लाइन आपको बैंक दर में याद रखनी, क्योंकि पूछी जा सकती है। बैंक दर क्या होता है? वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। RBI बैंक दर द्वारा ऋणों की उपलब्धता, ऋणों की लागत दोनों को प्रभावित करता है। RBI के साख सृजन की शक्ति के साथ ही उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण को भी प्रभावित करता है। देखिए, RBI देता है किसको? बैंक को इंटरेस्ट पे देता है पैसा, और बैंक किसको देती है? कंज्यूमर को इंटरेस्ट पे पैसा देती है। ठीक है, बैंक किसको देती है? कंज्यूमर पर। अगर बैंक दर जो बैंक जो है जितना RBI से पैसा लेता है उसका ब्याज देता है। ठीक है, तो बैंक दर अगर बढ़ेगी, मान लो ब्याज अगर बैंक ने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे, बैंक क्या करेगी, जैसे ही बैंक दर ज़्यादा बढ़ी बैंक इधर ब्याज बढ़ा देगी, और जब इधर ब्याज बढ़ेगा तो लोग कहेंगे हम पैसा नहीं लेंगे, और जब पैसा नहीं लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी नहीं, तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉरी, तरलता भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग पैसा लेंगे नहीं, और मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक दर कम की जाती है तो तरलता बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बैंक दर कम होगी तो फिर लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, और जब ज़्यादा पैसा लगेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो तरलता बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति भी उसके साथ बढ़ जाएगी। अब संविधिक तरलता अनुपात क्या होता है? बैंक अपने पाक्षिक NDTL, बैंक जो 15 दिन के अंदर जो भी खर्च करता है उसका एक निश्चित परसेंटेज होता है, NDTL जिसे कहते हैं। NDTL का प्रतिशत अंश जिसे सरकारी प्रतिभूतियों, RBI से मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो, संबंधित तरलता अनुपात कहलाता है। RBI हर एक बैंक के लिए एक निश्चित परसेंटेज निश्चित करती है उसके बिजनेस के आधार पर कि इतना आपको इसमें निवेश करना है, चाहे वो RBI के पास निवेश करना है या अन्य जो जगह है वहाँ पर निवेश करना, लेकिन वो कंपलसरी होता है। इसे संविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो ये जो संविधिक तरलता अनुपात होता है ये बैंक निश्चित करता है, और ये बैंक समय समय पर घटाता बढ़ाता रहता है। देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको काफ़ी देर में समझाऊं, लेकिन मैं केवल आपको परिचय इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लें। थोड़ा बहुत ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके लॉगिन बन सर्च करेंगे तो भी आपको ये लोगो दिख रहा है चैनल का, यहाँ ऐसा ही एक लोगो दिख जाएगा वहाँ पर, और उसको ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो अगर SLR जो है, ये सब कॉन्सेप्ट समझने इसलिए ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब दे पाएंगे। अगर SLR बढ़ाया, मान लो तरलता अनुपात बढ़ाया, तो तरलता जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपको पैसा है बैंक को वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना तरलता का, तो तरलता कम हो जाएगी, बैंक के पास पैसा कम बनेगा, और जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोगों को कम देगी, और लोगों को कम देगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, जब SLR जो है वो कम करेगी बैंक तो तरलता बढ़ेगी, और बैंक ज़्यादा पैसा देगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी नगद आरक्षित अनुपात होता है। इसमें क्या होता है कि बैंक के पास एक निश्चित प्रतिशत अंश होता है जिसे बैंक नगद रूप में आरबीआई के पास आरक्षित करना आवश्यक होता है, कि बैंक अपने जो जितना भी बिजनेस करता है उसका एक निश्चित परसेंटेज बना दिया जाता है, उतना आपको नगद आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप कल को कोई गड़बड़ करते हैं तो आरबीआई उस पैसे के द्वारा चीज़ों को सही कर सके या उस पैसे के द्वारा बैंक को बचा सके। तो निवल जमा राशि का वह प्रतिशत जिस पर आरबीआई वैधानिक अधिकार हो सीआरआर कहलाता है। क्रेडिट रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि वो जो एनडीटीएल का वह प्रतिशत अंक होता है जिसे नगद रूप से आरबीआई के पास आरक्षित करना आवश्यक होता है। तो अगर सीआरआर बढ़ती है तो लिक्विडिटी कम होती है, और जहां लिक्विडिटी कम होती है तो वहां मुद्रा संस्फीति कम हो जाती है। अगर आपको ये जो लेक्चर वो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपके लिए एक बड़ा लेक्चर डिजाइन कर देंगे जिसमें ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, सीआरआर फिर जब नीचे जाती है तो लिक्विडिटी फिर बढ़ती है और मुद्रास्फीति जो होती है वो बढ़ती है और जीडीपी भी बढ़ती है। तो रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेपो रेट क्या होता है आपने ऊपर देखा, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये भी आप जानते हैं, है ना। बैंक जब ब्याज देगी तो जो ब्याज देगी बैंक उस पर जो इंटरेस्ट लेगी वो क्या होता है रेपो रेट। और जब बैंक को ब्याज मिलेगा, जब बैंक जो ब्याज मिलेगा बैंक को, कि जब बैंक ये जो बैंक होती है वो आरबीआई के पास जब पैसा दे देगी, ठीक है, और आरबीआई इसको इसका ब्याज देगा तो वो होगा रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट बैंक ब्याज देगा आरबीआई से, पैसा लिया इसलिए, और रिवर्स रेपो रेट क्या, आरबीआई ब्याज देगा क्योंकि बैंक का पैसा रखे है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को तरलता समायोजन का अल्पकालिक उपाय भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि तरलता समायोजन का अल्पकालिक उपाय क्या है, तो आप बताएंगे रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, है ना। प्रतिभूतियों के लेन देन तथा मुद्रा का लेन देन दोनों ही प्रकार के तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। क्रियाकलापों से अल्पकालिक कोषों मांग आपूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम किया जाता है। रेपो का उद्देश्य क्या होता है, जहां मौद्रिक प्रणाली से वांछित तरलता प्रदान करना, जबकि वहीं रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य है अवांछित तरलता समायोजित करना। ये सब पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हो तो जरूर पढ़ लेगा, बाकी नीचे का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमने आपको बता दी कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है ये देख लीजिएगा। प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है, और मुद्रा देंगे तभी तो सामान मिलेगा, तत्काल लोगों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला एक माध्यम है। द्वितीय क्या कार्य क्या है, मूल्य का संग्राहक है, किसी चीज़ की जो कीमत है वो मुद्रा के रूप में ही तो होती है, मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है। और इसके अन्य कार्य क्या है, उत्पादन के साधनों के मध्य आय का वितरण करना, तरलता से संपत्ति निर्मित करना। ठीक है, निकट मुद्रा क्या होता है, ऐसी मनी जिसमें ऊपर दिए गए सभी गुण मौजूद हों, केवल विनिमय का गुण ना हो, उसे निकट मुद्रा कहते हैं। जैसे चेक और ड्राफ्ट, चेक ड्राफ्ट से आप सामान नहीं खरीद सकते ना, जब तक कि चेक या ड्राफ्ट एक्सेप्ट करने की बात ना किया जाए। तो निकट मुद्रा क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से निकट मुद्रा क्या है, 1000 का नोट, 2000 का नोट, चेक या फिर 500 का नोट। तो आप आंसर देंगे कि निकट मुद्रा चेक है, और मुद्रा क्या होती है, जो नोट आरबीआई द्वारा वैलिड घोषित किए जाते हैं, बैंक द्वारा वैलिड घोषित किए जाते हैं। बुरी मुद्रा क्या होती है, ग्रहमसन लॉ में बताया गया, बुरी मुद्रा होती है जो गुड मुद्रा होती है, अच्छी मुद्रा होती है, उसको चलन से बाहर कर दे, वो बुरी मुद्रा है। हालांकि ये बुरी मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ये भी मान सकते हैं, जैसे नकली नोट होता है, तो नकली नोट का जो चलन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अच्छी मुद्रा को बाहर करने लगे तो वो बुरी मुद्रा है। कुछ देशों में इस तरीके से व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। ठीक है, अब 1 अप्रैल 1957 से भारत में रुपये से कम के लिए दशमलव प्रणाली अपनाई जाती है। उससे पहले क्या आना वाला सिस्टम था, 1 रुपये में 16 आने होते थे। ठीक है, तो दशमलव प्रणाली रुपए के लिए कब से अपनाई जाती है, 1 अप्रैल 1957 से। उससे पहले आने का सिस्टम था। ठीक है, आना कहते थे, 1 रुपये में 100 पैसे की बात की गई, 1 रुपये में 100 पैसा। 1 जनवरी 1964 से 1 रुपये में 100 पैसे की बात की गई। सिक्के के रूप में अधिकतम 1000 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है। अभी तक इंडिया में जो चलन में है वो तो 10 रुपये का सिक्का है अधिकतम, लेकिन जारी किया जाता है 1000 रुपये तक का सिक्का। नोट के रूप में अभी अधिकतम 10,000 रुपये का नोट जारी किया जा चुका है। ठीक है, मुद्रा के बहुत से रूप होते हैं, बनावट एवं क्रय शक्ति के आधार पर पूर्णकालिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, विनिमय के आधार पर भरोसा आधारित मुद्रा, विधिक मुद्रा। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित मानक पद्धति, मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड सिस्टम,
यह पद्धति भारत में 31 अक्टूबर 1957 में अपनाई गई। इसे कागजी मुद्रा मानक भी कहते हैं। यहाँ पुरानी कागजी मुद्रा के स्थान पर नई कागजी मुद्रा देने का वादा किया जाता है। ये जब रुपए छपवाती है ना सरकार, तब ये जो कॉन्सेप्ट होता है न्यूनतम आरक्षित मानक पद्धति, मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड सिस्टम, ये लागू किया जाता है। हालांकि ये समय समय पर बदल गया। क्या बदला है, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, क्या बदला, कैसे बदला है। आप केवल इतना जानिए कि ये न्यूनतम आरक्षक मानक पद्धति किससे संबंधित है, तो ये कागजी मुद्रा के मानक से संबंधित है। कागजी मुद्रा के मानक से संबंधित है। अगर मान लो 200 रुपये का, करोड़ रुपए का नोट छपवाना है सरकार को, तो क्या करना पड़ेगा, 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा या फिर इसकी जगह सिक्योरिटी देनी होती है, तब ये छप पाता है। हालांकि ये पहले कॉन्सेप्ट था, अब तो लिखित में सरकार वादा कर देती है, उसी को मान लिया जाता है। अब मुद्रा के मापन के तरीके क्या क्या हैं, आरक्षित मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, है ना, संकीर्ण मुद्रा, व्यापक मुद्रा, ये सब आपको इस सब में जाने की जरूरत नहीं है। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, ये जरूर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 2016 में ये मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। यही मौद्रिक नीति, पहले आरबीआई का गवर्नर अपने जो कमेटी बनाता था उसके आधार पर मौद्रिक नीति घोषित करते थे, लेकिन अब ये समिति बना दी गई। आरबीआई के गवर्नर उसमें होते हैं, डिप्टी गवर्नर उसमें होते हैं, अन्य आर्थिक विशेषज्ञ जो आरबीआई मनोनीत करे वो उसमें रहते हैं, और 3 आर्थिक विशेषज्ञ सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो 6 सदस्य होते हैं। एक अन्य आर्थिक विशेषज्ञ होता है, एक आरबीआई गवर्नर होता है, और एक जो सीनियर डिप्टी गवर्नर होगा वो होगा। तो ये 3 लोग हो गए। और 3 लोग कौन, आर्थिक विशेषज्ञ जो सरकार मनोनीत करे। तो सरकार का भी मौद्रिक नीति में सीधा सीधा पूरा इंटरफेयर हो गया, पहले सरकार का इंटरफेयर नहीं था। ठीक है, हार्ड करेंसी क्या होती है, जिसकी लोचकता कम हो, जैसे डॉलर, यूरो, पेन, पौंड, जो मतलब हार्ड करेंसी जो होती है, जो फ्लैक्चुअल नहीं होती है, इसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्थिरता रहती है। ये सभी देशों द्वारा स्वीकार होती है, विश्वसनीय व भरोसेमंद मुद्रा होती है। इसमें लगभग सभी विदेशी देशों की मुद्राएं भी शामिल होती हैं। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, इन मुद्राओं के मूल्यों में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। सॉफ्ट करेंसी के मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, वैश्विक व्यापार में स्वीकार नहीं होती है। ठीक है, विश्वसनीय व भरोसे का अभाव होता है। विकासशील देश व अन्य देशों की मुद्राएं सॉफ्ट करेंसी में आती हैं। तो आपसे पूछा जाए हार्ड करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। जो पार्ट मैंने छोड़ दिया, आप पढ़ना चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा था। मैं कोशिश करता हूं कि आपको लगभग हर वो चीज़ टच कर दूं जो एग्जाम में आ सकती है। आप भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहा है। मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।